रेजोनेंस ट्यूब। इस प्रकार के ट्यूब होते हैं सेटअप। हमको इस बात से लेना देना है, जैसे ये लिक्विड है तो जहां पर जिस लेवल पे लिक्विड है वहां पर बनेगा क्या, नोड या एंटी नोड। इस जगह में बनेगा नोड, इस जगह में बना नोड, ये एंड पॉइंट पे हुआ एंटी नोड। तो जहां एंटी नोड बनता है उसी को कहते हैं मैक्सिमा। क्या बोलेंगे, तो जो पहला मैक्सिमा बन रहा है वो कितने लेंथ पे बन रहा है, तो ये वाला लेंथ जो होगा L1 वो हो जाएगा λ/4 पे, फर्स्ट मैक्सिमा। और अगर दो मैक्सिमा बन रहा है तो इसी सिचुएशंस में, सेकेंड कंडीशंस में, अगर लिक्विड के हाइट को एडजस्ट किया जाए ऐसा कर दे, तो ऐसे सिचुएशंस में यहां बनेगा नोड, फिर इधर एंटी नोड, फिर इधर नोड, फिर इधर एंटी नोड। मतलब ऐसा, ये वाला जो एंटी नोड है ये है मैक्सिमा। ठीक है, तो अगर इस लेंथ को हमने L2 पकड़ लिए, L2 पकड़ लिए, तो L1 का मतलब λ/4 और L2 का मतलब कितना, 3 λ/4। देखिए λ/2 प्लस λ/4, 3 λ/4। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस हुआ L2 माइनस L1, जिसे डेल्टा L कहते हैं, L2 माइनस L1, वो कितना हो जाएगा, λ/2 हो जाएगा। ये मैक्सिमा और ये भी मैक्सिमा है, तो दो मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस आप देखोगे ध्यान से, तो ये λ/4 और ये भी λ/4, तो ये कितना हो जाएगा, λ/2। तो दो मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस होने वाला है λ/2। सेकेंड मैक्सिमा मतलब पहला यहाँ पर, दूसरा मैक्सिमा यहाँ पर, तो इस सिचुएशंस में ये वाला लेंथ हो जाएगा λ/4 और अगला वाला जो बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है, नोड 3 λ/4 पे बन रहा है। तो लिख डाले आप, ये है विदाउट एंड करेक्शंस। अगर हमने एंड करेक्शन पकड़ेंगे तब दूसरी बात करते हैं, पहले इतना लिख लीजिए। लिख ली, अब अगर एंड करेक्शंस पकड़े तो ये एंटी नोड यहां नहीं बन करके यहां बनेगा, यही एंड करेक्शंस। तो इसका मतलब लेंथ L1 प्लस ई की वैल्यू हो जाएगी λ/4। और दूसरा बात कंडीशंस में फिर यहां नहीं है, यहां पर हो जाएगा एंड करेक्शंस। तो इसका मतलब हो जाएगा लेंथ L2 प्लस ई की वैल्यू हो जाएगी 3 λ/4। तो यहाँ λ/4 को हम लोग कहते हैं L1 प्लस ई, तो 3 λ/4 को 3 टाइम्स ऑफ L1 प्लस ई कहेंगे। इक्वेशन नंबर 2 से L2 प्लस ई इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ L1 प्लस ई, ऐसा लिख सकते हैं, हाँ या ना। हाँ। ये λ/4 है, λ/4 को हमने रिप्लेस कर दिया L1 प्लस ई से इक्वेशन नंबर 2 में। तो अब ये रिलेशन हो गया L2 प्लस ई इक्वल टू 3L1 प्लस 3E। ई को उधर लेके जाएंगे तो 3E माइनस ई, 2E हो जाएगा। 2E इक्वल टू L2 माइनस 3L1। तो जो E हुआ एंड करेक्शंस निकालने का प्रोसेस, वो फॉर्मूला हो गया L2 माइनस 3L1/2। ये हुआ एंड करेक्शंस निकालने का कॉन्सेप्ट। तो लिख लेंगे एंड करेक्शंस इन रेजोनेंस ट्यूब। नेक्स्ट लिखेंगे अब कुंड्स ट्यूब, KUNDT।
ये एक पाइप होता है, इसमें एक तरफ फिक्स्ड पिस्टन रहेगा, यहां पर कुछ पाउडर मतलब बहुत ही लो डेंसिटी वाले मटेरियल का डस्ट डाल दिए। दूसरे तरफ ये मूवेबल पिस्टन है, अब जब इसे SHM कराएंगे या इसे वाइब्रेट कराएंगे तो इसके अंदर रहने वाला जो एयर है उसमें कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन क्रिएट होगा, और जब उसमें कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन क्रिएट होगा तो ये जो पाउडर होता है ये ऐसे बिखर जाता है, एक जगह आकर के जमा हो जाता है, फिर कहीं जाके जमा हो जाता है, मतलब इस प्रकार से शेप बनता है। मतलब कुछ जगह पाउडर ऐसे जमा हो जाएगा, फिर कुछ दूर के बाद इधर उधर, फिर इधर कुछ जमा हो जाएगा, इस टाइप का शेप बनता है मतलब वेव जैसा। तो जहां पे जमा हुआ इसका मतलब वो एंटी नोड हुआ, जहां पे फिर जमा हुआ इसका मतलब क्या हुआ, एंटी नोड। एंटी नोड का मतलब मैक्सिमा, ये भी क्या हुआ मैक्सिमा। मैक्सिमा और दो मैक्सिमा के बीच का लेंथ कितना होता है λ/2। तो ये इसे यहाँ पर हिप बोलेंगे, तो इसके बीच का जो लेंथ हुआ वो हो जाएगा λ/2। तो जो डेल्टा L हुआ चेंज इन लेंथ, मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस, वो हो जाएगा कितना λ/2। ये सेम फॉर्मूला वैसे रेजोनेंस ट्यूब में भी लगेगा और इसमें भी लगेगा, डेल्टा L की वैल्यू λ/2 के बराबर, ठीक है। तो ये लिख डालेंगे आप। लाउडनेस के बारे में कोई बता सकते? भैया आप ही बताइए। हाँ, इसे बताइए ना, किस किस चीज पे डिपेंड करता है, क्या होता है? हाँ हाँ, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल की डिस्टेंस के स्क्वायर, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और बराबर, आप बताइए। जो लाउडनेस है मतलब दो ऐसे साउंड के बीच में डिफरेंस चेक करने का एक प्रोसेस है जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम है, बट एम्पलीट्यूड अलग अलग है। इसका एम्पलीट्यूड A1, इसका एम्पलीट्यूड A2, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है। टाइम पीरियड सेम हो गया तो फ्रीक्वेंसी सेम हो गया, तो फ्रीक्वेंसी सेम है
बट जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा उसका लाउडनेस ज़्यादा, मतलब ये जो है मोर लाउड साउंड है। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड से रिलेटेड हुआ, मतलब दो ऐसे साउंड के बीच का डिफरेंस क्रिएट करके ये कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम हो बट एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो। मतलब लाउडनेस रिलेटेड है एम्पलीट्यूड से, और एम्पलीट्यूड रिलेटेड होता है इंटेंसिटी से। इसका मतलब लाउडनेस रिलेटेड किससे हो गया? इंटेंसिटी से। तो जो लाउडनेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? इंटेंसिटी ऑफ साउंड। और इंटेंसिटी के बारे में पता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। मतलब ज्यादा इंटेंसिटी मतलब एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। एम्पलीट्यूड डबल कर देंगे तो लाउडनेस 4 गुना हो जाएगा, एम्पलीट्यूड 4 गुना कर देंगे तो लाउडनेस 16 टाइम्स हो जाएंगे। तो लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। अब लाउडनेस जो है वो डिपेंड करता है कि जैसे कि मान लीजिए सेम फ्रीक्वेंसी मतलब वाइब्रेशन का टाइम पीरियड क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तब इस पे ये जो है इस पे मैं ऐसे बजाता हूं तो आपको सुनाई दे रहा है? हाँ, पर उसी रफ्तार से मैं यहां बजाता हूं। फ्रीक्वेंसी सेम है पर लाउडनेस अलग अलग है, बराबर। इसका लाउडनेस ज्यादा है, इसका लाउडनेस कम है। तो लाउडनेस जो ऑब्जेक्ट को पीटा जा रहा है, मतलब जिससे साउंड क्रिएट किया जा रहा है, उसके एरिया पे भी डिपेंड करने वाला, उसके सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करने वाला। तो सरफेस एरिया जहां ज्यादा होगा वहां लाउडनेस ज्यादा होगा, सरफेस एरिया जहां कम होगा वहां लाउडनेस कम होंगे। तो ये जो लाउडनेस डिपेंड करेगा, ये एक टाइप का रिलेशंस तो ये हो गया। दूसरे टाइप में सोचेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग सरफेस हो जाएगा, इस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब जो हम लाउडनेस क्रिएट कर रहे हैं, भैया सुनाई दे रहा है कुछ वहां से? भैया आपको सुनाई दे रहा है? आप वहां से चल के इधर आओ, उठो ना, आप ही आ जाओ, कोई भी एक। साउंड को ऑब्जर्व करते हुए आना है, इसे हाथ कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, आओ ना, आओ। आ रहे हैं तो ज्यादा हो रहे हैं ना, क्योंकि यहां से डिस्टेंस क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। तो यहां से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे साउंड की लाउडनेस कम होते जाएगी। ठीक है, तो क्योंकि वहां पर पहुंचने के बाद इंटेंसिटी इस डिस्टेंस पे डिपेंड करने वाला है। यहां से जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो सभी डायरेक्शंस में जाएगा, हाँ या ना? तो इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, तो वहां इंटेंसिटी कम हो जा रही है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे इंटेंसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस जो होता है इंटेंसिटी जो होता है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब उसमें भी स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए लाउडनेस भी डिस्टेंस के हिसाब से बदल जाएगा। ठीक है, अब जाइए, थैंक यू। तो यहां पर हम लिखेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। मतलब डिस्टेंस किसका? सोर्स से डिस्टेंस, जहां से साउंड क्रिएट हो रहा है उस सोर्स से डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस का स्क्वायर। अब उस डिस्टेंस, हाँ ठीक है, अब लिखो इतनी बातें। लाउडनेस के बारे में लिखेंगे, लाउडनेस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड बाय व्हिच वी कैन डिफरेंशिएट। लाउडनेस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड बाय व्हिच we can differentiate loudness is the properties of sound by which we can differentiate two sound having same frequency but different amplitude. Two sound having same frequency but different amplitude. अच्छा, लाउडनेस को जो कैलकुलेट करते हैं हम लोग, उसका यूनिट क्या है? डेसिबल। इसकी एसआई यूनिट हम लोग क्या यूज करते हैं? डीबी, डेसिबल। इसी को फोन भी कहते हैं। इसके निकालने का फॉर्मूला होता है, लाउडनेस निकालने का फॉर्मूला 10 log I/10
आई नॉट, ये हुआ लाउडनेस निकालने का फॉर्मूला। अब दो अलग अलग लाउडनेस के बीच का डिफरेंस अगर निकालना है डेल्टा एल, तो दो अलग अलग इंटेंसिटी, एक इंटेंसिटी पे L1 निकलेगा, दूसरे इंटेंसिटी पे L2 निकलेगा, दोनों का बीच का डिफरेंशिएट करेंगे तो log m माइनस log n होगा, तो log m बाय n हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला भी आ जाएगा 10 log I1 बाय I2। ये जो log है उसका बेस कैसा है, 10 है, ठीक है। इसमें जो I नॉट है उसे रेफरेंस के रूप में यूज किया जाता है, रेफरेंस, और इसकी वैल्यू होती है 10 टू द पावर माइनस 12 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये हुआ इंटेंसिटी, रेफरेंस इंटेंसिटी। 10 टू द पावर माइनस 12 का मतलब 0 डेसिबल साउंड, 0 डेसिबल साउंड लिख लेंगे साथ में सब कुछ। अब 120 डेसिबल साउंड जो होता है, इससे ज्यादा लाउडनेस अगर होगा तो उसे हम लोग नॉइज कहते हैं, मतलब हम लोग उसे सुनने को पसंद नहीं करते, ठीक है। अब ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। लेकिन डीजे का साउंड 150 डेसिबल के आसपास का होता है, तो सुनने में अच्छा लगता है, तो उसे नॉइज नहीं कहते। डीजे जहां बजता है उसके बाजू से जाओ तो गाड़ी वाड़ी एकदम वाइब्रेट होते रहती है, इंसान पूरा अलग ही धुन में रहता है। सभी लोग नाचने वाले हो जाते हैं वहां पर, नहीं, नचनिया। नेक्स्ट लिखेंगे पिच। पिच ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है साउंड का जिससे हम लोग ऐसे दो साउंड के बीच में डिफरेंस क्रिएट कर पाते हैं जिसका एम्पलीट्यूड तो सेम हो बट फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो। सेम एम्पलीट्यूड बट फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होना चाहिए। ऐसे दो साउंड के बीच में हम लोग डिफरेंस क्रिएट करते हैं, उस कैरेक्टरिस्टिक को पिच कहते हैं। तो ये हुआ लो फ्रीक्वेंसी मतलब लो पिच, और ये हुआ हाई फ्रीक्वेंसी मतलब हाई पिच। हाई पिच मतलब हाई फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी पे साउंड जो है वो पतला हो जाता है, एकदम स्वीट साउंड, लड़कियों की आवाज। मतलब कोयल का साउंड, कोयल समझते हैं? लो पिच कहने का मतलब लड़कों की आवाज। कौवे का साउंड। भारी आवाज। लेकिन कभी कभी कुछ एक्सेप्शन होता है। एक लड़की है उस क्लास में, उसका आवाज जो है वो लो पिच पे है, और इधर एक लड़का है जिसका आवाज जो है वो हाई पिच पे है। तो वो डिपेंड करता है, ठीक है, लिख लीजिए। इस क्लास में भी एक है और उस क्लास में भी एक है। उधर एक लड़की है, पूरा मोहल्ला में लोगों को डराते रहती है।
आज आया नहीं इधर जो लड़का है वो। इसके बारे में लिख देना, characteristics by which we can differentiate two sound having same amplitude but different frequency. Characteristics by which we can differentiate two sound having same amplitude मतलब same loudness but different frequency. Different frequency. हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे क्वालिटी और टिम्बर। ऐसे दो साउंड जिसका एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी सेम हो बट वेव फ्रंट अलग अलग हो। सेम एम्पलीट्यूड सेम फ्रीक्वेंसी बट वेव फ्रंट अलग अलग हो, ऐसे दो के बीच में निकालने का जो प्रोसेस है उसे कहते हैं क्वालिटी। ये धीरे धीरे दिमाग में जब बैठता है उससे पता कर पाते हैं। जैसे कि मान लीजिए बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं जिस आवाज को, तो कुछ समय तक लगातार सुनने के बाद वो स्टोर हो जाता है माइंड के अंदर। फिर उस टाइप का वेव फ्रंट जब कभी सुनाई देगा सेम एम्पलीट्यूड सेम फ्रीक्वेंसी का, और ऐसा कोई और साउंड सुनाई देगा तो हम डिफरेंस क्रिएट कर पाते हैं। जैसे कि हम लोग फ़ोन पे अपने दोस्तों से बात करते हैं तो आवाज़ पहचान जाते हैं कि ये कौन है, ठीक है, उनका नाम क्या है। और अगर वो पहली बार फ़ोन करे तो अपन नहीं पता कर पाएंगे, क्योंकि पहली बार अगर फर्स्ट टाइम फ़ोन करेगा तो अपन को उसका जो साउंड है वो पहली बार सुनाई दे रहा है, तो माइंड में ऐसा कोई मेमोरी उस साउंड के लिए, वो उस वेव फ्रंट के लिए पहले से नहीं है। लेकिन अगर वो बहुत बार हमसे बात किया है फ़ोन पे, जैसे आप लोग करते रहते हैं, तो अपन साउंड सुनते ही पहचान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उस टाइप का वेव फ्रंट अब हमारे दिमाग में रजिस्टर्ड हो चुका है, माइंड में रजिस्टर्ड हो चुका है। तो सेम एम्पलीट्यूड सेम फ्रीक्वेंसी वाला साउंड बट जिसका वेव फ्रंट अलग अलग हो, उसे आइडेंटिफाई करने का प्रोसेस है क्वालिटी। और ये माइंड में बहुत बार सुनने के बाद ही आइडेंटिफाई हो पाता है, अदरवाइज नहीं हो पाता। जैसे बचपन से हम लोग एकदम जब आप बहुत छोटे होंगे, जब आपको कुछ पता नहीं होगा, उस वक्त भी तो साउंड आप सुनते होंगे बट आपके दिमाग में रजिस्टर्ड उस वक्त नहीं हुआ, तो आप जो है मतलब आप ये समझो कि गिटार की आवाज़ और जैसे वो फ्लूट की आवाज़, दोनों के बीच में, दोनों अगर सेम एम्पलीट्यूड और सेम फ्रीक्वेंसी पे बजाया जाए, एक जगह गिटार और एक जगह फ्लूट, तो आप डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो साउंड बचपन से सुनते सुनते माइंड के अंदर रजिस्टर्ड है। अभी आपको अगर दो ऐसे साउंड सुनाया जाता, आप तुरंत आइडेंटिफाई कर लेंगे, अच्छा ये फ्लूट का आवाज़ लग रहा है और ये गिटार का आवाज़ लग रहा है, ठीक है। तो ऐसे दो अलग अलग डिवाइस से आने वाली जो आवाज़ है उसे आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं? क्योंकि वो साउंड आपने बहुत बार पहले सुन चुके हैं, उससे रिलेटेड वेव फ्रंट अब दिमाग में रजिस्टर्ड हो चुका है। तो अगली बार जब वो साउंड सुनाई देता है तो रजिस्टर्ड वेव फ्रंट के साथ अगर वो मैच करता है तो हम उसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन अगर कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा पहली बार ही आपके सामने बजाया जाए जो आज तक आपने कभी नहीं सुने हैं, फर्स्ट टाइम कोई इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ सुन रहे, तो उससे रिलेटेड वेव फ्रंट हमारे माइंड में रजिस्टर्ड नहीं होते, तो फिर वो हमको आइडेंटिफाई करने में मुश्किल होता है, उसे हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। उसे हमको बताया जाएगा तब जाकर के, वो बहुत बार सुनेंगे तो फिर जाकर के रजिस्टर्ड होगा, तो फिर कभी अगली बार जो है हम उसे
आइडेंटिफाई कर पाएंगे, लेकिन अगर फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे इसी तरीके से हमारे हजारों दोस्त होते हैं ना, कितने दोस्त होते हैं लाखों में, जो भी 10 20 50 दोस्त होते हैं जिसके साउंड आप रेगुलरली सुनते रहते हैं, उससे रिलेटेड वेव फ्रंट माइंड के अंदर स्टोर रहता है। आप हर किसी को साउंड से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन जो नए दोस्त आपके साथ आएंगे, नए जगह आप जाएंगे और नए प्रकार के लोग आएंगे, तो फिर उनके साउंड जो है आपको आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा। जैसे जब से आपने क्लास ज्वाइन की तब से मेरा साउंड आपके माइंड के अंदर रजिस्टर्ड हो गया, तब मैं क्लास में नहीं भी रहूं, दूर से भी आवाज़ दूं तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि अच्छा सर ही बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर दूसरे कोई होंगे तो फिर नहीं बोल पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे आप, क्योंकि आप वो साउंड का वेव फ्रंट आपके माइंड के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है। तो ये टोटली प्रैक्टिकल बेस्ड चीज़ है, जो माइंड के अंदर स्टोर्ड होने वाले मेमोरी है उसके बेसिस पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बाकी इसको आइडेंटिफाई करने का कोई दूसरा प्रोसेस नहीं है। ये ऐसे दो साउंड के बीच में आइडेंटिफाई करता है या डिफरेंस क्रिएट करके बताता है जिसमें एम्पलीट्यूड भी सेम हो और फ्रीक्वेंसी भी सेम हो, लेकिन वेव फ्रंट अलग अलग हो, ठीक है। तो लिख डालेंगे characteristics by which we can identify or differentiate two sound. We can identify or differentiate two sound having same amplitude, same frequency, but different wave front. Same amplitude, same frequency, but different wave front. ठीक है, बना देंगे डायग्राम। कुछ लोगों के साउंड ऐसे होते हैं कि पहली बार में ही रजिस्टर्ड हो जाते हैं, कुछ लोगों के होते हैं कि 10-15 बार में रजिस्टर्ड होते हैं। वो पर्सन पे डिपेंड करता है। कुछ लोग ऐसे निकाल हेलो तो वो इस प्रकार से निकालते हैं आवाज को कि आइडेंटिफाई हो जाता है, फिर वो बदली हेलो तो फिर नहीं आइडेंटिफाई होगा। हो गया, चलिए कुछ सवाल बनाते हैं। आपके पास इसका सीट है क्या? दीजिए। तो पहले तो उसी टाइप का कुछ बनाता हूँ ताकि आपका सीट अच्छा है। देखेंगे इन रेजोनेंस ट्यूब first resonating length is 30 centimeter. First resonating length is 30 centimeter. Then second resonating length will be दिया हुआ E की वैल्यू 0 लेना है। Then second resonating length will be इतना देर लगना नहीं चाहिए था। हाँ, पहला λ/4, फिर दूसरा 3 λ/4। तो λ/4 की वैल्यू 30 है तो 3 से मल्टीप्लाई, और अगला वाला बोलता था थर्ड 5 λ/4, ठीक है। तो पहला है 30 सेंटीमीटर पे फर्स्ट, इसका मतलब λ/4, अगला वाला 3 λ/4। तो सेकेंड रेजोनेटिंग लेंथ हो जाएगा 90 सेंटीमीटर। थर्ड की अगर बात करता तो 5 λ/4 150 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। ऐसा अगला सवाल, in resonance tube
First resonating length is, in resonance tube, first resonating length is 25 centimeter. First resonating length is 25 centimeter. Then second resonating length will be, इसमें दिया हुआ E नॉन जीरो, जो E है वो नॉन जीरो, ऑप्शन लिखेंगे इसका 75 सेंटीमीटर, दूसरा लेस देन 75 सेंटीमीटर, तीसरा मोर देन 75 सेंटीमीटर, फोर्थ नन ऑफ देम. मोर देन की लेस देन, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, E इक्वल टू L2 माइनस 3L1 बाय 2, तो 2E प्लस 3L1 इक्वल टू L2. तो ये हो गया ना 75 प्लस 2E, ये हो गया L2. तो क्या हो जाएगा, मोर देन 75 सेंटीमीटर. अगला सवाल बराबर है, नहीं समझा? ये E का फॉर्मूला हो गया ना, L2 मतलब सेकेंड रेजोनेटिंग लेंथ, L1 का मतलब फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ. तो L2 इक्वल टू 3L1 प्लस 2E. तो L1 की वैल्यू अगर 25 है तो 3L1 की वैल्यू 75 हो जाएगा. अब चूंकि पहले E की वैल्यू 0 थी तो इसीलिए सीधा सीधा 3 टाइम्स था. अब E की वैल्यू नॉन जीरो है तो 3 टाइम्स जो होगा उससे तो कुछ तो डेटा आएगा E का. तो ये डेटा 75 से बड़ा होने वाला है. L2 की वैल्यू मोर देन 75. ठीक है. नेक्स्ट सवाल, लेंथ ऑफ रेजोनेंस ट्यूब इज 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर. हाउ मेनी रेजोनेंस आर पॉसिबल फॉर ए वेव हैविंग वेवलेंथ 40 सेंटीमीटर? हाउ मेनी रेजोनेंस आर पॉसिबल फॉर ए वेव ऑफ वेवलेंथ 40 सेंटीमीटर? फॉर ए वेव ऑफ वेवलेंथ 40 सेंटीमीटर. पंद्रह नहीं, 7. 40 सेंटीमीटर तो पहला कहाँ पे होगा, लैम्डा बाय 4 मतलब 10 सेंटीमीटर. अगला वाला 3 लैम्डा बाय 4 30, फिर 50, फिर 70, फिर 90, फिर 110, फिर 130, फिर 150. तो 1 2 3 4 5 6 7 8. क्या बोल रहे? हाँ, क्या क्या लगा रहे हैं, 2n प्लस लैम्डा बाय 4. हाँ, तो n की वैल्यू 0 से शुरुआत नहीं कर रहे ना आप. ये 2n प्लस 1 है तो n की वैल्यू 0 से शुरुआत होगी ना. पहला 10 पे आने वाला ना, लैम्डा बाय 4, n की वैल्यू 0 रखेंगे तो सेम ही तो चीज है. लैम्डा बाय 4, फिर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 लैम्डा बाय 4, तो वही तो चीजें चला. 1 3 5 7 9 11 13 और 150. अगर यहाँ पर 150 लेंथ नहीं रहता, 149 रहता तो 7 आंसर ठीक है. 150 सेंटीमीटर पे 8 हो जाएंगे. ठीक है. जीरो से लैम्डा बाय 4 मतलब जीरो को थोड़ी बोलते हैं.
2n प्लस 1 लैम्डा बाय 4 को कैलकुलेट कर दिया आपने 150 से, तो आपको n की वैल्यू कितनी आई? 7 आई। तो इसमें n की शुरुआत तो 0 से होती ना, 0 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका मतलब कितने रेजोनेंस हो गए? 8 हो गए ना। ठीक है, n की शुरुआत 1 से तब होगा जब यहाँ 2n माइनस 1 यूज करेंगे। ठीक है, इसी में 150 किससे थोड़ा सा कम रहता है, जैसे 149 148, तो आंसर 7 ही होता, क्योंकि फिर 150 तो आता नहीं, यहीं तक हो जाता, रुक जाता। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। लेंथ ऑफ रेजोनेंस ट्यूब 180 सेंटीमीटर, हाउ मेनी वेव्स, हाउ मेनी रेजोनेंस आर पॉसिबल? रेजोनेंस का मतलब मैक्सिमा, मैक्सिमा का मतलब एंटीनोड, इस बात को ध्यान रखिएगा। रेजोनेंस का मतलब मैक्सिमा और मैक्सिमा का मतलब एंटीनोड। हाउ मेनी रेजोनेंस आर पॉसिबल हैविंग फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज एंड स्पीड 320 मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ साउंड 320 मीटर पर सेकेंड, हैविंग फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज, स्पीड ऑफ साउंड 320 मीटर पर सेकेंड, 320 मीटर पर सेकेंड। आया? पहले तो वेवलेंथ निकाल लेंगे आप, वेलोसिटी 320, फ्रीक्वेंसी 400, तो वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v बाय एफ या v, हाँ v बाय एफ, 320 बाय 400, तो 0.8 ना, मतलब 80 सेंटीमीटर। तो 80 सेंटीमीटर तो हो गया, 80 बाय 4 तो 20, फिर 60, 100, 5 7 140, फिर 180, कितना था लेंथ? 180 था। तो 1 2 3 4 5, 5 रेजोनेंस। अगला सवाल, इन रेजोनेंस ट्यूब फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ इज, इन रेजोनेंस ट्यूब फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, and second resonating length is 62 centimeter, 62 centimeter. Find the end corrections. Find the end corrections. One L2 minus 3L1 by 2. और अगर इसमें वेवलेंथ निकालने बोलता साउंड का, तो इस सवाल में वेवलेंथ बोलता निकालो, तो 20 इक्वल टू लैम्डा बाय 4, तो कितना आता है 80, ऐसा नहीं, 20 प्लस ई इक्वल टू लैम्डा बाय 4, IT 4, बराबर ना। इसी में अगर फ्रीक्वेंसी बोल देता निकालने के लिए, वेलोसिटी ऑफ साउंड कंसीडर करना 400 मीटर पर सेकेंड,
वेलोसिटी ऑफ साउंड कंसिडर करना है 400 मीटर पर सेकेंड, 400 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ साउंड कंसिडर करना है। फ्रीक्वेंसी बोल देता निकालने तो 400 बाय 0.84, ऐसा ही में लिखेंगे ना, 400 बाय 0.84। बराबर। नेक्स्ट सवाल लिखेंगे। इन रेजोनेंस ट्यूब फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ 17 सेंटीमीटर and second 55 centimeter, second 55 centimeter. Find radius of tube, find radius of tube, radius of tube, also wavelength, wavelength and frequency, wavelength and frequency. velocity consider करना है 400 मीटर पर सेकेंड, wavelength and frequency. velocity consider करना 400 मीटर पर सेकेंड, 400 मीटर पर सेकेंड। आ गया कितना? पहले तो ई निकालना पड़ेगा। ई की वैल्यू कितना है? 2 सेंटीमीटर ना। इसे 0.6 आर या 0.3 आर, 0.6 या 1.2, 0.6 आर, क्योंकि इसमें रेजोनेंस ट्यूब में एक ही तरफ रहता है ना ओपन। हम यहाँ से आर की वैल्यू 2 बाय 0.6, 20 बाय 0.6, 10 बाय 3 सेंटीमीटर, बराबर है। ई आ गया इतना, तो 17 प्लस 2 इक्वल टू लैम्डा बाय 4, तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 19 4 जा 68 सेंटीमीटर, बराबर। ये हो गया लैम्डा। अब फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वी बाय लैम्डा, 76 आ रहा है, हाँ 76, 400 बाय 0.76। Find the loudness of sound having intensity. Find the loudness of sound having intensity 5 into 10 to the power minus 8. Find the loudness of sound having intensity 5 into 10 to the power minus 8. Five into 10 to the power minus 8. $47, हाँ 47, 10 log 5 into 10 to the power minus 8 by 10 to the power minus 12, ये 10 to the power 4 हो जाएगा, तो log 10 to the power 4 plus log 5, इसका हो जाएगा 40 नहीं 4 प्लस 0.7, 47 डेसिबल। अगला सवाल, find the intensity of sound
having loudness 63 decibel. Find the intensity of sound having loudness 63 decibel. Having loudness 63 decibel. अभी तो आपको लॉग का कैलकुलेशन पढ़ाए होंगे मैम ने। हाँ तो फिर लगाओ ना फटाक से आंसर दो, इतना कैलकुलेशन करने की क्या जरूरत है। 63 डेसिबल, 3 का 2 इंटू 10 टू द पावर 6 माइनस 6, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, माइनस 6 10 टू द पावर प्लस 6 होना चाहिए ना, ऊपर 10 टू द पावर माइनस 12 होता है तो 10 टू द पावर माइनस 6 प्लस होता है। यहाँ पर पीएच का कैलकुलेशन नहीं है ये। 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, लाउडनेस दिया 63, इसका मतलब आप 6 और इसके हिसाब से सोचो 0.3 किसका होता तो log 2 की वैल्यू होती तो 2 इंटू 10 टू द पावर ऐसा कुछ रहेगा कि 10 टू द पावर माइनस 12 के साथ डिफरेंस इतना हो जाए, ठीक है, तो 10 टू द पावर माइनस 6। अगर लाउडनेस मान लीजिए 40 या 38.5 दे दिया तो आप ऐसे सोचोगे ये 3 और ये 0.85 का 7 इंटू 10 टू द पावर 3 है तो 3 का डिफरेंस क्रिएट होना चाहिए तो -9। इसी तरीके से लाउड समझ रहे हो कि मैं कर रहा हूँ। ये तो अभी आईने की इक्विलिब्रियम में अभी करे होंगे ना आपने कैलकुलेशन आइन, हाँ करे हैं कि करने वाले हैं, कर लिए ना। बहुत सारे लोगों को तो पहले से आना चाहिए। मान लीजिए कोई एग्जांपल ले लिया मैंने, कितना ले लो 74.8, तो इसका मतलब ये हो गया 7 और ये हो गया 0.48 मतलब 3 और 7 का डिफरेंस होना चाहिए था 10 टू द पावर 12 और 7 तो -5, ठीक है। इस प्रकार नहीं, कुछ नहीं समझ रहा। अच्छा ठीक, फिर पूरा प्रॉपर्ली सॉल्व करके बताता हूँ, वैसा ही करना। एक बता देता हूँ, जैसे लाउडनेस 38.5 तो इसको लिख देता हूँ मैं इक्वल टू 10 log I बाई 10 टू द पावर -12। ये 10 से डिवाइड कर देंगे तो 3.85 इक्वल टू log I बाई 10 टू द पावर -12। 3.85 का मतलब हो जाएगा क्या, 3 प्लस 0.85 इक्वल टू log I बाई 10 टू द पावर -12। अब यहाँ से आपको एंटी लॉग लगाना पड़ेगा। एंटी लॉग लगाना सीखें तो डायरेक्ट यहीं लगा देते, या फिर नहीं, फिर ऐसा ही करते एकदम प्रोसेस से। 3 प्लस 0.85 इसे लिखता हूँ मैं log 3 को 10 टू द पावर 3, 0.85 को log 7 इक्वल टू log I बाय 10 टू द पावर -12। अब इसे लिख देता हूँ log 7 इंटू 10 टू द पावर 3 इक्वल टू log I बाय 10 टू द पावर -12। log कैंसल, तो I बाय 10 टू द पावर -12 इक्वल टू 7 इंटू 10 टू द पावर 3, तो I इक्वल टू 7 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर -12, तो हो जाएगा 7 इंटू 10 टू द पावर -9, जो कि हमको डायरेक्ट आया था, ठीक है। तो ये हुआ प्रोसेस, ये भी बना लीजिए जिनको दिक्कत होगी। बट आइनिक सीखने के बाद इतना दिमाग में चलना चाहिए कैसे कर सकते हैं। यहाँ से एंटी लॉग लगाने का तरीका यही होता, ये दिख रहा है इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं I बाई 10 टू द पावर -12 इक्वल टू 3 प्लस 0.85 है तो log 3 तो 10 टू द पावर 3 और 0.85 मतलब 7 तो 7 इंटू 10 टू द पावर 3 ऐसा लिख सकते हैं यहाँ से।
ये सब निकालिए, लाउडनेस दे रहा हूँ मैं। एक काम करता हूँ, 22 21.5 30.6 3.6 ऐसा लिखिए। ये सब लाउडनेस है, इंटेंसिटी निकालने। निकल गया। देखिए ये तो 10 log i बाय आई नॉट होने वाला ना, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो एक डेसिमल तो पहले शिफ्ट होगा। इसे आपको 2.15 के हिसाब से सोचना है। तो 0.15 किसका होता है? लॉग का, √2 का, √2 का लॉग होता है। log 2 की वैल्यू 0.3, तो log 2/2 की वैल्यू 0.15, तो इसका मतलब ये हुआ log √2। ठीक है, तो ये हो गया 0.15 √2 की वैल्यू, तो √2 इंटू, अब 10 टू द पावर -12 होता है और ये 2 है तो -10 लिखेंगे। ये हो गया इंटेंसिटी। किसको 7/5 कैसे लिखेंगे? हाँ लिख सकते, तब भी 7/5 तो आएगा, तो वही 1.4 ही तो आएगा, √2 1.4 बराबर है। अब ये एक डेसिमल और शिफ्ट करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3.60, तो 0.6 होता है लॉग का 4, तो 4 इंटू 10 टू द पावर -9। इसमें बात करेंगे तो 6.901, तो 0.9 होता है 8 का, तो 8 इंटू 10 टू द पावर -6। यहाँ पर 99.96, तो 0.96 होता है 9 का, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 है तो -3। कितने लोगों को समझ गया ये?
तो लाउडनेस और रेजोनेंस ट्यूब वाला सवाल कॉन्सेप्ट समझ गया अच्छे से आपको। नेक्स्ट कुछ और कर लेते हैं, COP और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप। इसके भी सवाल बहुत दिख रहे हैं। इन COP 7th overtone is 600 hertz. In COP 7th overtone is 600 hertz. Then the frequency of third overtone. In COP 7th overtone is 600 hertz, 600 hertz. Then frequency of third overtone and fundamental frequency. देखो पेज पलट रहे। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप मतलब एक तरफ से क्लोज्ड है, एक तरफ से ओपन है, तो इसका मतलब कौन सा कंडीशन होगा, λ/4 वाला, तो V/4L। ओ हाँ, ऐसे ही कट जाती है। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप एक तरफ से क्लोज्ड है, एक तरफ से ओपन है, तो λ/4 का कॉन्सेप्ट आएगा। λ/4 मतलब 4L वाला, V/4L। फंडामेंटल हो गया V/4L, फंडामेंटल हो गया V/4L। तो सेवेंथ ओवरटोन कहने का मतलब, इसके फॉर्मूला मैंने बताया था आपको 2n+1, जिसमें 2n+1 क्या होता था, तो 2n+1, तो इसका मतलब n की जगह 7, तो 7 2 जा 14+1, तो सेवेंथ ओवरटोन का मतलब 15th हार्मोनिक बराबर। इसकी फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है कितना, 600 हर्ट्ज। 15th हार्मोनिक का मतलब 15th V/4L, तो V/4L की वैल्यू 15 से डिवाइड करेंगे तो 40 हो जाएगा, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 40 हर्ट्ज बराबर यही होगा ना। अब इसके बाद और कुछ निकालना है क्या, थर्ड ओवरटोन मतलब 3 2 जा 6+1, सेवेंथ हार्मोनिक, तो 7 × 4 280 हर्ट्ज। नहीं समझा तो बताइए, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। मैंने आपको बताया था दो फार्मूला, एक n+1 हार्मोनिक, जिसमें n होता था ओवरटोन, ये किसके लिए, ओपन ऑर्गन पाइप, या फिर दोनों तरफ से फिक्स्ड होगा, फिक्स्ड एंड, बहुत फिक्स्ड एंड, दोनों में सेम था। और दूसरा फॉर्मूला बताया था हार्मोनिक इक्वल टू 2n+1 ओवरटोन, जिसमें से n क्या था, ओवरटोन, इक्वल टू ये हो जाएगा क्या, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप मतलब जो वायर है वो वायर के हिसाब से कंपेयर करेंगे तो ओपन एट वन एंड, ओपन एट वन एंड। तो यहाँ पर COP बोला तो फंडामेंटल हो जाएगा V/4L पहले, सेवेंथ ओवरटोन, तो 2n+1 की वैल्यू 7 होनी चाहिए, सॉरी 2n+1 जो हो गया वो हार्मोनिक हो गया, ये हार्मोनिक, n की वैल्यू 7 है, तो n की वैल्यू 7, तो 7 2 जा 14+1, 15th हार्मोनिक की वैल्यू इतना, 15th हार्मोनिक मतलब 15 टाइम्स ऑफ V/4L, 15 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल, 15 से डिवाइड करेंगे तो 40 हो गया फंडामेंटल। अब आपको जो भी निकालना निकाल सकते हैं। अगला एक सवाल, अच्छा हुआ करा दिए, तो हवे में रहता मैं। नेक्स्ट, इन COP fourth overtone is 900 hertz. Fourth overtone is 900 hertz. Find fundamental frequency and
सेवेंथ हार्मोनिक, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड सेवेंथ हार्मोनिक। फोर्थ ओवरटोन मतलब 4 2 जा 8 प्लस 1 9 हार्मोनिक की वैल्यू 900। तो फंडामेंटल कितना हो गया 100। तो फंडामेंटल का मतलब V बाय 2L, V बाय 4L, V बाय 4L। फंडामेंटल का मतलब V बाय 4L, V बाय 4L। 100 और 700, सेवेंथ फंडामेंटल बोला है ना, मतलब सेवेंथ हार्मोनिक बोला है ना, 1500 नहीं जी। सेवेंथ ओवरटोन की वैल्यू 15th होगा 100। अगला सवाल ये हो गया, कितने लोगों का हो गया, मैं बनाऊं? अगला सवाल, इन OOP ओपन ऑर्गन पाइप OOP सेवेंथ ओवरटोन, इन OOP सेवेंथ ओवरटोन 1600 हर्ट्ज, 1600 हर्ट्ज, 1600 हर्ट्ज। फाइंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फाइंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ सेम लेंथ, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ सेम लेंथ COP क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ सेम लेंथ COP, सेम लेंथ COP, सेम लेंथ COP, सेम लेंथ COP 100। सेवेंथ ओवरटोन का मतलब फंडामेंटल हो गया कितना, फंडामेंटल हो गया 200 उसका, किसका OOP का। OOP बोले तो V बाय 2L, जबकि हमको निकालना कौन सा V बाय 4L, तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा तो 100। लगता नहीं कि बना पाएगा। ये वाला लगाएंगे, सेवेंथ बोले तो 7 + 1 हार्मोनिक इक्वल टू 1600। तो इसका मतलब जो है फंडामेंटल कितना हो जाएगा 200। फंडामेंटल का मतलब V बाय 2L। हमको ये नहीं चाहिए, हमको चाहिए COP का फंडामेंटल, ये है OOP। ये होता है V बाय 4L, इसका मतलब 100। नेक्स्ट सवाल, इन OOP seventh overtone is, in OOP seventh overtone is 800, seventh overtone is 800। find seventh overtone of COP having same length, seventh overtone of COP having same length, seventh overtone of COP having same length। तो OOP के हिसाब से फंडामेंटल आपने निकाल लिए, कितना आया 100 आया OOP के हिसाब से। इसके हिसाब से आपने सेवेंथ ओवरटोन मतलब 7 + 1 हार्मोनिक की वैल्यू 800, इसमें से हार्मोनिक बोले तो V बाय 2L की वैल्यू 100। बट आपको COP में जाना है, तो COP में जो V बाय 4L हो जाएगा वो हो जाएगा 50, और हमको क्या निकालना है सेवेंथ ओवरटोन, इसका मतलब 15th हार्मोनिक, 15th × 50।
750 हर्ट्ज। नेक्स्ट सवाल। लेंथ ऑफ OOP, ओपन ऑर्गन पाइप, 38 सेंटीमीटर, 38 सेंटीमीटर। स्पीड ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकेंड, 340 मीटर पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी 340 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी 340 हर्ट्ज। देन वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ पाइप, then value of radius of pipe, then value of radius of pipe। निकाल पाएंगे? निकला? टेन सेंटीमीटर। थर्टी 38 प्लस 2E इक्वल टू लेमडा बाय क्या? लेमडा बाय क्या? 2, लेमडा बाय 2। 38 प्लस 2E इक्वल टू लेमडा बाय 2। लेमडा की वजह कितने? 1 सेंटीमीटर ना साइड, 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर तो 50। ऐसा ही तो होता है ना ओपन ऑर्गन पाइप, इधर भी ई इधर भी ई, ये वाला एल, तो एल प्लस 2E की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा बाई 2। तो 38 प्लस 2E की वैल्यू लैम्डा बाई 2 बोले तो 50, तो 2E की वैल्यू 12। ये होता है 2E का मतलब 1.2 R ना, तो R की वैल्यू 12 बाई 1.2, 10 सेंटीमीटर।